नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए, आज है 9 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा। लेकिन क्या हुआ था कि उस दिन जो ऑप्शन नंबर बी था वो हमारा गलत हो गया था। यहां पर 12 अप्रैल हो गया था, ठीक है। इसको फिर हमने हालांकि पिन करवा दिया था, तो इसका ऑप्शन बी 14 अप्रैल। तो राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, पिछले वीडियो में हमने पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के देना होगा। तो अब आज की शुरुआत हम लोग करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है, न्यूज है, वो है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अप्रैल 2024 तक, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2024 तक की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। अप्रैल 2024 तक कितनी बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो चूंकि अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स जो कि भारतवंशी हैं, ये अभी मई में दोबारा से यानी कि तीसरी बार जो है अंतरिक्ष में अपनी यात्रा करने जा रही हैं। तो आपसे यही प्रश्न पूछा है कि कितनी बार अप्रैल में कर चुकी हैं यात्रा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सुनीता विलियम्स ने अप्रैल 2024 तक, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2024 तक कितनी बार यात्रा कर चुकी हैं? 2 बार। तो अभी मई में जो यात्रा करेंगी वो कितनी बार हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3 बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और टोटल फिर मई में पूरी करने के बाद 3 बार यात्रा ये कर चुकी होंगी, ठीक है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर, यानी कि 2 बार। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अप्रैल 2024 तक कुल 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है, ध्यान रखिएगा। और इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे सुनीता विलियम्स को, ठीक है। इसके अलावा मई 2024 में वह तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने की तैयारी में है। तो प्रश्न अगर आपसे मई तक का पूछेगा तो आपको उत्तर कितना देना है? 3 बार देना है। और अगर अप्रैल 2024 तक की बात करेगा तो 2 बार आपको उत्तर देना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। एग्जाम में आपके जो एग्जामिनर प्रश्न पूछते हैं वो कुछ इसी प्रकार से जो है घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2012 में अंतरिक्ष की यात्रा वो कर चुकी हैं और इन्होंने कुल 322 दिन वहां पर व्यतीत किए थे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि सुनीता विलियम्स द्वारा जो है वर्ष 2024 के पहले किस किस वर्ष में अंतरिक्ष की यात्रा की गई थी। तो आपको तुरंत उत्तर देना है वर्ष 2006 में और वर्ष 2012 में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वो क्या है कि बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी का क्या कारण है। ये आपके जीएस में बायो वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हालिया इसमें रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के कारण जो है ये जो बीमारी है ये आपकी चर्चा में है। तो ऑप्शन आपसे क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण यह रोग होता है, या फिर खून की कमी, या फिर ऑप्शन नंबर सी हार्ट का फेल हो जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सेरेब्रल पॉल्सी नामक जो है रोग होता है और बच्चों में बहुतायत में यह रोग पाया जाता है। अमेरिका जैसे देश में भी जो है इस रोग की बहुतायता बहुत ही ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। व्याख्या में देखते हैं कि बच्चों में सेरेब्रल नामक बीमारी का कारण जन्म के समय किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि हालिया रिसर्च के अनुसार इसका मूल कारण क्या कहा गया है? जेनेटिक्स कहा गया है, यानी कि आनुवंशिक कहा गया है। अभी इस पर कुछ रिसर्च हुई है, उन रिसर्च के रिपोर्ट के आधार पर कुछ बातें सामने आई और उनमें कहा गया है कि ये डिजीज दरअसल आनुवंशिक है, आनुवंशिकता इसका मूल कारण है, ठीक है। तो इसीलिए ये चर्चा में है और इसीलिए मैंने आपको करंट अफेयर्स के रूप में इसको दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस में आपको पूछता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 जो है कि सीमा सड़क संगठन ने वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष बनाया। इस पर मैंने कल ऑलरेडी आपको एक प्रश्न दिया था और समझाया था कि सीमा सड़क संगठन क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं।
आज प्रश्न है कि इसका स्थापना वर्ष 2024 में कौन मना रहा है, कौन सा मना रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 65वां स्थापना दिवस जो है मना रहा है सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन को हम लोग बोलते हैं BRO। ठीक है, और इसका कल मैंने आपको कार्य बताया था कि कोई भी जो आपदा आती है उस आपदा में क्या करता है, ये पुनर्निर्माण का कार्य करता है। साथ साथ में मैंने आपको वही बताया था कि दरअसल ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अगर आपको याद होगा तो रिवीजन कर लीजिए, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम आता है, के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उत्तर। इसके अलावा व्याख्या में देखते हैं कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 65वां स्थापना दिवस मनाया। और इसके अगर हम लोग सीमा सड़क संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1960 में BRO की स्थापना हुई थी। यह पॉइंट मैंने कल भी बताया था, आज फिर से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे प्रश्न यहां से पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जोस राउल मुलिनोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, यह आपको उत्तर बताना है। आपको एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति यानी कि किसी भी देश के जब कोई नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, या जब किसी देश में कोई महिला प्रतिनिधित्व जो होती है वो PM या प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त होती हैं, तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उस देश जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उस देश के बारे में भी आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स दरअसल इसी तरीके से तैयार किया जाता है, यानी कि कोई भी देश अगर चर्चा में है, वहां पर कोई घटनाएं घटित हुई हैं, तो उस घटना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ में उस देश के बारे में या उस स्थान के बारे में आपको अन्य जानकारियां होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपको इसी प्रकार से तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पूछा है कि जोस राउल मुलिनोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, चर्चा में रहा है अभी, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, पहले आप लोग बताइए। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए फिजी के राष्ट्रपति चुने गए हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी पनामा, ऑप्शन नंबर सी जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पनामा। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में क्या दिया है कि हाल ही में जोस राउल मुलिनोव को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे इनको। ठीक है, इसके अलावा देखिए पनामा का राष्ट्रपति जो होता है 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होता है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पनामा मध्य अमेरिका का, किसका, मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीजें और आपको इसमें याद रखने की जरूरत है कि इसके उत्तर पश्चिम में कोस्टा रिका है, दक्षिण पूर्व में कोलंबिया, दक्षिण में प्रशांत महासागर, पूर्व में कैरेबियाई सागर है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर यूपीएससी के परीक्षा में इस प्रकार के पॉइंट आपसे पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पर इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं कूट के फॉर्म में आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, पनामा शहर है। यहां पनामा नहर है, पनामा नहर के बारे में कई बार परीक्षा में पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये पॉइंट्स क्या हैं, सारे के सारे इसके पॉइंट्स क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक निम्नलिखित में से कहां पर हुई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रकार की बैठकें कुछ होती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंत्रियों की या फिर उनके अधिकारियों की, तो अगर ऐसे में अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता हैं और अगर ऑप्शन में आपका नई दिल्ली या दिल्ली कुछ दिया हुआ है, तो अधिकतर चांस में आप ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली इसका जो है राइट आंसर रहेगा। अक्सर अधिकतर केस में अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो, क्योंकि राजधानी आपकी क्या है, नई दिल्ली है, और इस प्रकार की कोई भी अगर बैठक होती है तो अधिकतर चांस में यानी कि बहुतायत में जो है दिल्ली में ही होती है। अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता है तो दिल्ली लगा दीजिएगा, ठीक है, आंख बंद करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलग भी हो जाती है, जैसे G20 की कई सारी बैठकें अलग अलग जो है क्या कहते हैं राज्यों में हुई हैं, लेकिन
अगर कुछ इस प्रकार की बैठकें होती है तो मोस्टली चांस होता है कि वो नई दिल्ली या दिल्ली में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग कि हाल ही में आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आसियान भारत संबंधों के लिए सिंगापुर भारत का समन्वयक देश है। यह पॉइंट आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आसियान भारत संबंधों के लिए समन्वयक देश कौन है भारत का? सिंगापुर है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा बैठक के दौरान क्या कुछ किया गया, यानी क्या कुछ जो है मुद्दे थे? तो बैठक के दौरान राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आसियान भारत संबंधों के दायरे की समीक्षा की गई। तो ये पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। जो भी बैठकें होती हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों पर प्रॉपर इस प्रकार की बैठकों में चर्चा होती है और उसके बाद यह रणनीति तय की जाती है कि आगे जो है क्या कुछ बेहतर कदम और उठाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। हाल ही में किस देश के राजदूत अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे? चर्चा में रहा है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के राजदूत, या फिर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर सी जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेपाल। आपको इसका सही उत्तर देना है, तो सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में जापान के राजदूत कौन है? जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, नाम जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिरोशी सुजुकी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर नागालैंड की राजधानी कहां पर पहुंचे? कोहिमा पहुंचे, ध्यान रखिएगा। तो अक्सर आपसे राज्यों की राजधानी भी पूछ लेता है, तो आपको यूपीपीसीएस के लिए, आरओईआरओ के लिए और खासकर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए राज्यों की राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आज उसको रट लीजिएगा। ठीक है, उनकी यह नागालैंड की कौन सी यात्रा है? अभी ये तीसरी यात्रा है जापान के राजदूत, जिनका नाम क्या है? हिरोशी सुजुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नागालैंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। और नागालैंड अभी विगत दिनों में चर्चा में भी रहा है, इसलिए नागालैंड से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। इस प्रकार के पॉइंट जो होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं? अगर कोई राज्य चर्चा में है तो उससे लगने वाली सीमाएं होती हैं, उसके आसपास कौन से राज्य लगे होते हैं सीमा से, या फिर उसके आसपास कौन से देश की सीमा लगती है, या आसपास कौन से देश हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग नागालैंड की स्थापना की बात करें, जो कि अक्सर आपसे परीक्षा पूछता है, तो जो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई, औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई। पॉइंट यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट सरामती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3826 मीटर है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स क्या हैं नागालैंड के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कि वर्ष 2024 में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 मई, ऑप्शन नंबर बी 5 मई, ऑप्शन नंबर सी 6 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 मई, यानी कि 7 मई। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई दिवस ऐसे होते हैं जिनकी डेट फिक्स नहीं होती है। कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो माह के प्रथम रविवार, सोमवार, मंगलवार या कुछ खास दिनों में ही वो मनाए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 मई को वर्ष 2024 में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। वर्ष 2024 में विश्व स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है कि विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया गया। तो इस बार जो प्रथम मंगलवार था मई माह का, वो कौन था?
7 मई को था। तो इसीलिए विश्व अस्थमा दिवस इस बार कब मनाया गया? 7 मई 2024 को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसके थीम की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी थीम क्या है इस बार? अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। उद्देश्य की बात अगर हम लोग करते हैं तो उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर अस्थमा के बारे में लोगों को जागरूक करना। और अस्थमा जो है बहुत बड़ी बीमारी है, ये कई कारकों पर निर्भर करती है, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित बीमारी हो या कई और अन्य कारक हैं। ठीक है, वहां पर ये उसके कारण जो है ये बीमारी फैलती है। अस्थमा फेफड़े से संबंधित क्या है? बीमारी है, लंग से रिलेटेड। श्वास नली में सूजन का आना, बलगम आदि का अधिक स्राव अस्थमा अटैक के लक्षणों में आता है। सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं, इसमें सांसें फूलने लगती हैं, दूसरे शब्दों में कहें, और ये बीमारी अपने आप में बहुत घातक है। इसका कोई प्रॉपर जो है अभी तक इलाज नहीं खोजा जा चुका है। ये अपने आप में एक विकट स्थिति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बचाव ही इसकी सुरक्षा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डस्ट एरिया में ना जाए, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में ना जाए। ठीक है, और जो है चीजों को बहुत ठीक ढंग से आपको करने की आवश्यकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के अधिकारियों ने मसूरी में सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया? किस देश के अधिकारियों ने? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए तंजानिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये न्यूज चर्चा में रही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंजानिया के अधिकारियों ने भी हाल ही में मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है जोखिम प्रबंधन आदि को लेकर के। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में क्या है कि हाल ही में तंजानिया देश के अधिकारियों ने, तंजानिया देश याद रखिएगा, तंजानिया देश के अधिकारियों ने कहां पर? मसूरी में। ठीक है, और मसूरी में क्या है? मसूरी में ही जो है आईएएस अधिकारियों की और बाकी अधिकारियों की ट्रेनिंग भी होती है, लवासना भी वहीं पर है। ठीक है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बखूबी पता होगा। तो हाल ही में तंजानिया देश के अधिकारियों ने मसूरी में सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया। इसके अलावा यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में, अक्सर आपसे प्रश्न यहां से पूछ लेता है, कोई भी जब क्या कहते हैं प्रोग्राम होता है, तो वो जो प्रोग्राम होता है, वो जो बैठक होती है, किस मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित की जाती है, मंत्रालय का नाम अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मंत्रालय को भूलना नहीं है। तो विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में इस मीटिंग को अरेंज किया गया था, इस बैठक का आयोजन किया गया था, प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? तो ये जो है 6 मई से लेकर के 17 मई 2024 के मध्य में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो डेट भी आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर शहीद हुए थे। हिस्ट्री में चापेकर बंधुओं से कई बार प्रश्न पूछा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चर्चा में है जो है। ठीक है, तो क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर कब शहीद हुए थे? आपसे पूछेगा परीक्षा में प्रश्न। आपके ऑप्शन नंबर ए है 1799 यानी कि 1799, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1899 यानी कि 1899, ऑप्शन नंबर सी 1902 यानी कि 1902, या फिर 1942 ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिहास विषय में आप बखूबी इसको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1899। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे चापेकर बंधुओं का जो योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही जो है अच्छा रहा है, और उन्होंने बहुत ज्यादा गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया था। चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं। क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर 8 मई 1899 को शहीद हुए थे। ठीक, इसके अलावा भारतीय इतिहास में वासुदेव चापेकर प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक थे। चापेकर बंधु का नाम आपने सुना होगा, और अक्सर चापेकर बंधुओं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मैं आपको पहले भी इस बात को बता चुका हूं। इसके अलावा वासुदेव चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर तीनों ही भाई थे आपस में। ठीक है, तो ये क्या है? चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे, और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अंग्रेजों द्वारा इन तीनों भाइयों को क्या किया गया था? फांसी पर जो है इनको चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो चापेकर बंधु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए व्याख्या हम लोग इसके आगे और देखते हैं।
जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, चापेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। इन्होंने देश की आजादी के लिए क्या किया, अपना बलिदान दे दिया था, और साथ ही साथ में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस की या किसी अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा के या यूपीएससी के, तो चापेकर बंधुओं के बलिदान पर आपसे टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इतिहास विषय में शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग के लिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी। आपके ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 8 मई 1948, या फिर बी 10 मई 1947, या फिर ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल 1948, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर से क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 मई 1948 को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे द्वारा कराए गए सारे करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर किसी करंट अफेयर्स को मैं कहूं कि ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाने की शुरुआत 8 मई 1948 यानी कि 8 मई 1948, ध्यान रखिएगा, सॉरी 8 मई 1948 से हुई। इसके अलावा 8 मई 1828, ध्यान रखिएगा, को हेनरी डूना का जन्म हुआ था, जिन्होंने ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी, इन्हीं के द्वारा। इसके अलावा इसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए रेड क्रिसेंट डे किस रूप में और जाना जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस को ही विश्व रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या करंट अफेयर्स। और अब आज आप लोग के लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। नहीं आता होगा तो वीडियो में पिछले देख लीजिएगा, या फिर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करिएगा। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी चीज आप जो है इंटरनेट पर सर्च करते हो, तो एक चीज सर्च करने के साथ साथ में कई अन्य जानकारी आपको मिलती है, और वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, आपके ऑप्शन नंबर ए 1963 यानी कि 1963, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1966 यानी कि 1966, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1975 यानी कि 1975, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1999 यानी कि 1999। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताएंगे। तो ये था कुछ आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पूरा वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नए करंट अफेयर सीरीज के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।